साथियों नमस्कार। साथियों, आजकल एक खबर काफी ज्यादा चर्चा में है कि बीजेपी के लोकसभा के एमपी 272 होने वाले हैं। ये खबर चर्चा में तब ज्यादा आई जब अभी एक दो दिन पहले संजय राउत ने, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, और बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को डुबाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा है, उनका नाम है संजय राउत। संजय राउत ने ये कहा है कि अजीत पवार शरद पवार की पार्टी के लगभग 5-6 एमपी तोड़ना चाह रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोकसभा में जो शरद पवार की एनसीपी थी उसने 8 सीटें जीती थी। 10 पर लड़े थे, 8 जीते थे। और जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी शिवसेना ने 9 सीटें जीती थी। तो दोनों मिलाकर के 17 सीट्स हो गई। तो बोला जा रहा है कि इन 17 सीट्स को तोड़ने का प्रयास कर रही है बीजेपी, और कोशिश कर रही है कि इन एमपीज को बीजेपी में पूरा का पूरा शिफ्ट कर लिया जाए। हमारे देश में एक दल बदल कानून है जो ये कहता है कि किसी पार्टी के अगर 2/3 एमपी टूट करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता बनी की बनी रहती है, नष्ट नहीं होती। और अगर उससे कम टूट करके चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है, फिर वो मान्य नहीं होता। इसे दल बदल कानून कहते हैं। 1985 में पहली बार आया था, फिर इसमें 2003 में अमेंडमेंट किया गया था। इसके तहत अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से करीब 6 या 7 तोड़े जाएं, तब जाकर के वो अपनी सदस्यता बनाए रखेंगे। और अगर शरद पवार की पार्टी के करीब 6 तोड़े जाएं तब मामला बन पाएगा। तो इनका कहना ये है, उनका संजय राउत का, कि ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 5 या 6 टूट जाएं। 6 टूटने से फायदा ये होगा कि बीजेपी या एनडीए में फॉर्मूला है कि जिसके 6 एमपी हैं उसको एक मिनिस्टर का पद मिलेगा। यानी कि अगर आपकी पार्टी 6 एमपी के साथ हमको समर्थन दे रही है, एनडीए को समर्थन दे रही है, तो 6 पर एक मंत्री आपको मिलेगा। और 12 है तो 2 मंत्री पद आपको मिलेंगे। एक अपवाद है इसमें, वो है चिराग पासवान की पार्टी का, जिसमें 5 एमपी उनके पास है लेकिन फिर भी उनको एक मंत्री पद मिला हुआ है। तो अजीत पवार इन 6 लोगों को ये लालच दे रहे हैं कि आप तोड़ करके आ जाओ और आप 6 में से किसी एक को मंत्री बना दिया जाएगा और बाकी सब अपनी लाइफ सेट करके रहेंगे। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भी बुरी नजर बीजेपी की है। मान लिया कि 17 एमपी में से 15 चले गए बीजेपी में, तो बीजेपी के टोटल हो जाएंगे 255। और टिप 255 होने से बीजेपी की स्ट्रेंथ तो अच्छी होगी, मजबूती में बीजेपी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उनको 272 चाहिए, बाकी समर्थन लेकर के अपना काम चलाते रहेंगे। अभी क्या है कि जो नीतीश कुमार हैं उनकी जेडीयू के टोटल 12 एमपी हैं, और टीडीपी जो कि तेलुगु देशम पार्टी है, नायडू की, चंद्रबाबू नायडू की, उनके टोटल 16 एमपी हैं। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, बीजेपी को बार्गेनिंग के लिए कई बार मजबूर कर देते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड के मामले पर टीडीपी पहले पीछे हट गई थी। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर टीडीपी कुछ बोल नहीं रही है। और सुनने में आया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी आ जाता, लेकिन शायद नीतीश कुमार और टीडीपी की वजह से ये थोड़ा और टाल दिया गया। तो बीजेपी अब इन चक्करों में फंसना नहीं चाहती, इसलिए दोनों में से किसी एक का अस्तित्व खत्म करना चाह रही है समर्थन के लिहाज से। अगर बीजेपी 15 एमपी को अपने में मिला लेती है तो इन दोनों में से कम कोई एक ऐसा होगा जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि टोटल 543 जो एमपी टोटल होते हैं उनमें से 272 वो अपना आंकड़ा अकेले ही कर ले, जिससे कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीजेपी ऐसा तब कर पाएगी जब उसे बाकी पार्टीज में भी सेंध लगानी पड़ेंगी और एनडीए के घटकों को तोड़ के अपने में मिलाना पड़ेगा। कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो ये कह रहे हैं कि जो सिंधे की शिवसेना है उसे भी तोड़ करके बीजेपी लाना चाह रही है, जो चिराग पासवान के 5 एमपी हैं उन्हें भी तोड़ के अपने पास लाना चाह रही है। ऐसी छोटी छोटी कई पार्टीज को बीजेपी तोड़ करके अपने पास लाना चाह रही है, या अपने में एमपीज को मिला देना चाह रही है, जिससे बीजेपी के अकेले 272 हो जाए। अब मैं बताता हूं ये क्यों नहीं हो पाएगा और कई यूट्यूब चैनल्स क्यों गलत जानकारी दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी जिस पर बताया जा रहा है कि देखो ये टीडीपी है 16, जेडीयू नीतीश कुमार 12, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो है उसके टोटल 9 है। मान लो इसमें इसको तोड़ा जा सकता है, हम ये मान ले रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी है, इसको तोड़ा जा सकता है, मान ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को आप नहीं तोड़ सकते। आप कहोगे कि हाँ ये बात आपकी सही है, क्योंकि अगर तोड़ दिया तो महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो जो है गड़बड़ा सकती है। नहीं, बात महाराष्ट्र की सरकार की नहीं है, बात इस बात की है
कि अगर आपने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को छेड़ा तो महाराष्ट्र के लोगों में संदेश चला जाएगा कि बीजेपी ही है जो पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ के लाई और अब शिंदे की शिवसेना को तोड़ दिया। इससे क्या है कि शिवसेना का जो वोटर है वो वापस उद्धव ठाकरे की तरफ शिफ्ट होने का चांसेस रखता है। बीजेपी ने अभी अभी उद्धव ठाकरे को कमजोर किया है और अभी अभी बीजेपी ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहेगी कि उद्धव ठाकरे दोबारा से जिंदा हो जाए, इसलिए चाहे कैसे भी एकनाथ शिंदे को अपने पास रखेगी, पहला कारण। और दूसरा कारण है राज्यसभा, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। राज्यसभा में बीजेपी अभी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। यह बात सही है कि बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत मिला हुआ है या एनडीए को बहुमत मिला हुआ है। अभी देखो राज्यसभा में अभी 231 सीट्स हैं या सांसद हैं, जिनमें से एनडीए के 113 हैं, 6 मनोनीत हैं यानी कि जो राष्ट्रपति चुन देते हैं जिनको, 12 में से 2 निर्दलीय सांसदों का मिलाकर केंद्र सरकार के पास अभी 121 सदस्यों का बहुमत है। अभी बहुमत में तो है केंद्र सरकार, लेकिन ये 121 सदस्यों में कुछ सदस्य वो भी हैं जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से आते हैं, इसमें कुछ सदस्य वो भी हैं जो जेडीयू से आते हैं, इसमें कुछ सदस्य वो भी हैं जो टीडीपी से आते हैं। आज अगर बीजेपी टीडी से बिगाड़ लेती है, जेडीयू से बिगाड़ लेती है या एकनाथ शिंदे से बिगाड़ लेती है और बिगाड़ के लोकसभा में अपना बहुमत कर भी लेती है, तो राज्यसभा में क्या करेगी? और अभी ऐसे कई बिल्स आने हैं जहां पर लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, तब जाकर के बिल्स पास होंगे। जिनमें से सबसे ताजा उदाहरण है वन नेशन वन इलेक्शन का। अगर वन नेशन वन इलेक्शन पास कराना है तो इसको राज्यसभा में केंद्र सरकार को 154 सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो बीजेपी कोशिश करेगी कि 121 से बढ़ के 154 की ओर आए, या पूरी तरह से ना आए तो कम से कम समर्थन दे देते बिल पे। वो ये नहीं चाहेगी कि 121 में से भी 10-5 कम हो जाए। मोदी को यह पता है कि कुछ चीजें टालने से अगर काम चल सकता है तो टाल लो, अभी 272 बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ी करने हैं। जब थोड़ी बार्गेनिंग से काम चल जा रहा है, चलो वक्फ बोर्ड अभी नहीं तो 2 महीने बाद सही, 6 महीने बाद सही, बाकी चीजें अभी नहीं बाद में सही, लेकिन जो करने के काम है वो तो हो जाएंगे। मैं हैरान तब होता हूँ जो बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े ऐसे पत्रकार जो अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, वो 2 दिन से ये बहस कर रहे हैं, ये इस तरह के वीडियोस डाल रहे हैं कि बस बीजेपी 272 आ गई। देखो जेडीयू को भी तोड़ सकती है बीजेपी, बीजेपी टीडी को भी तोड़ सकती है, और शिंदे को भी तोड़ देगी, शरद पवार को भी तोड़ देगी। नहीं करेगी। अभी बीजेपी अगर तोड़ेगी या किसी को मिलाएगी अपने में, तो ये वही होंगे जो अपोजिशन के हैं या इंडिया अलायंस के। अपनी किसी भी दल को बीजेपी नहीं छेड़ेगी। और मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि हो सकता है कि बीजेपी छोटे छोटे दलों को तोड़ने के बजाय किसी एक बड़े दल को तोड़ेगी, या उस दल के कई सांसद इस्तीफा दे देंगे और दोबारा चुनाव होगा वहां, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो बड़े दल हैं उनमें से एक कांग्रेस हो सकती है और एक समाजवादी पार्टी हो सकती है। मुझे न जाने ऐसा क्यों लगता है समीकरण देख करके कि आने वाले समय में जैसे शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, ऐसी सपा टूटेगी। मेरा वीडियो सेव कर लेना, समाजवादी पार्टी के टुकड़े होंगे आने वाले समय में। एक और दूसरा, जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब बाकी भी तो हैं, जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी के 3 हैं, आम आदमी पार्टी के अगर 3 एमपी आएंगे भी तो क्यों आएंगे? ध्यान रखना, उसी स्टेट के एमपी टूट के आएंगे जिस स्टेट में एमपीज को यह लगता है कि इस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में जाने से फायदा है। एमपी भी वोट पाके जीतता है आदमी, सांसद वोट पाके बनता है। सांसद कभी भी अपनी इमेज खराब नहीं करेगा वोटर्स के बीच में इस तरह से छलांग मार के। अगर आम आदमी पार्टी का जितने भी 3 जीते हैं पंजाब से जीते हैं, अगर ये पंजाब के 3 सांसद मान लो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले भी गए, तो अगली बार ये कोई सा इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, ना एमएलए का ना एमपी का, क्योंकि बीजेपी पंजाब में बहुत कमजोर है। हाँ, ये हो सकता है कि महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी छोड़ करके बीजेपी में लोग आ जाएं, क्योंकि अगर ऐसे आएंगे तो उन्हें महाराष्ट्र में फायदा मिलेगा क्योंकि वह बीजेपी मजबूत है। तो एमपी भी वही टूट के आएंगे जहां पर एमपी को लगेगा कि दूसरे पाले में जाने से हमको फायदा है। समझ गए? इसलिए कह रहा हूं समाजवादी पार्टी पर
मुझे डाउट है कि ये टूटेगी। इंडी अलायंस तो टूट ही रहा है। इंडी अलायंस में अभी उमर अब्दुल्ला ने कहा है, जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था, उनका कहना है कि अगर कांग्रेस को ईवीएम में भरोसा नहीं है, यह ऐसी सिस्टम पे भरोसा नहीं है जिसमें लोकतंत्र शामिल है, तो कांग्रेस चुनाव लड़ना ही छोड़ दे। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दे डाली है। कुछ दिन पहले टीएमसी से आवाज उठी, ममता बनर्जी की पार्टी से, कि इंडी अलायंस का नेता अब किसी और को चुन लेना चाहिए। हालांकि फॉर्मल तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को नेता नहीं चुना है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो कहीं ना कहीं इंडी अलायंस का नेतृत्व तो वही कर रहे हैं या कांग्रेस ही कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो टीएमसी का जो लीडर है ममता बनर्जी, उनका नाम उछाला गया किसी तरीके से कि इनको बन जाना चाहिए इंडी अलायंस का अध्यक्ष। इस पर टीएमसी तो राजी थी, समाजवादी पार्टी भी राजी थी, एनसीपी भी राजी थी, और न जाने कैसे ऐसे कई, पहले लालू प्रसाद यादव तैयार नहीं थे, बाद में वो भी राजी हो गए। धीरे धीरे इंडी अलायंस में ऐसी फूट पड़ रही है, चाहे ईवीएम के मुद्दे पर, चाहे अध्यक्ष के मुद्दे पर, और तीसरा मुद्दा है अडानी। लगातार संसद को नहीं चलने दे रहे हैं राहुल गांधी, अडानी और मोदी के मुद्दे को लेकर के। कई दल ये कह चुके हैं कि अडानी के मुद्दे को घसीटने का कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसके बजाय दूसरे मुद्दे लेकर के आओ। तो मोदी इज वेटिंग कि इंडिया अलायंस खुद ही फूट करके ऐसा हो जाएगा कि ये जो इनको चाहिए 154 सदस्य चाहिए राज्यसभा में या लोकसभा में, इनको चाहिए 300 से ऊपर, तो वो अपने आप ही हो जाएंगे जी। बीजेपी में जुड़े ना जुड़े, एनडीए में जुड़े ना जुड़े, ये वो सदस्य होंगे जो बिना किसी के साथ होते हुए भी सरकार को समर्थन देंगे अलग अलग मुद्दों। कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो ना इंडिया अलायंस में है ना एनडीए में है, लेकिन साथ दे जाती है एनडीए का वोटिंग के टाइम पर। जिनमें से एक है बीजू जनता दल उड़ीसा की, जिनमें से एक है आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस, ऐसी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसा सुन रहे हैं कि बीजेपी 272 कर लेगी, अभी नहीं करेगी। और अगर आप ऐसा सुन रहे हैं कि वो अपने ही दलों को खा जाएगी, बिल्कुल नहीं खाएगी, बिल्कुल भी नहीं खाएगी, वो दूसरे दलों को खा सकती है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि दूसरे दलों को खाते ही 272 हो जाएगा, तो अभी नहीं होगा। दूसरे दल भी अगर खाए तो छोटे मोटे एक दो खा लेगी, जिससे 10-15 हो सकती हैं। या जिसके चांसेस ज्यादा है वो ये कि आने वाले समय में एक बड़ी पार्टी के ज्यादातर सांसद हो सकता है इस्तीफा दे दे और चुनाव हो जाए, इसके चांसेस भी ज्यादा है। आने वाले समय में देखते हैं होता है क्या। तब तक के लिए